मॉडर्न डे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स फंक्शंस के अंदर अगर हम देखें थायराइड डिसफंक्शन एक बहुत ही कॉमन डिजीज है, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हम बहुत ज़्यादा लोगों में आज की डेट में देख रहे हैं। और हमारा आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी से जुड़ा हुआ है। हम डिस्क्राइब करेंगे आज कि क्या है हाइपोथायराइडिज्म, क्या है हाइपरथायराइडिज्म, किस तरह के प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए, डाइट में किस तरह से हम चेंजेस को इंक्लूड करें, साथ ही साथ किस तरह से बॉडी में थायराइड फंक्शन करता है और क्या सिम्टम्स क्रिएट करता है जब ये दोनों चीज़ें बॉडी में डेवलप होती हैं। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम इसी थायराइड की सीरीज के अंदर जो है पैराथायराइड हार्मोन्स के बारे में भी बात करेंगे। वही थोड़ा डिफरेंट चीज़ है, पर इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो हमारा स्ट्रिक्टली जो है वो थायराइड डिसफंक्शन से रिलेटेड है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि थायराइड में किस तरह से बदलाव के साथ हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो आइए आज का हम अपना इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका होम्यो हीलर्स रिफ्रेश लाइफ स्टे हेल्दी में। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड डिसफंक्शन, थायराइड डिजीज के बारे में, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। पर पहले जाने कि ये थायराइड कंडीशन क्या है, थायराइड ग्लैंड क्या है। देखिए, थायराइड हमारी ये जो विंड पाइप है, इस ट्रैकिया के ऊपर मौजूद एक ग्लैंड है। बहुत छोटा सा ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है और ये हमारी मेजरली जो इसका इम्पैक्ट है वो मेटाबॉलिज्म पे रहता है। यानी कि आपकी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होकर जो एनर्जी लेवल डेवलप हो रहा है उसमें इस हार्मोन, इससे डेवलप होने वाले हार्मोन्स का मेजर रोल रहता है। ये एक साइक्लिक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। इसमें देखते हैं हम कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन के पास एक उसके लोअर पोर्शन में एक छोटा सा ग्लैंड मौजूद होता है, इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यानी कि हमारे जो खोपड़ी है, जो हमारा स्कल है, उसमें जो ब्रेन के नीचे के हिस्से में मौजूद छोटा सा एक ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि एक खास तरह का हार्मोन जनरेट करता है। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को जनरेट करता है। उनमें एक हार्मोन जो है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। जी हाँ, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डायरेक्टली किस चीज़ पर काम करता है, ये आके एज अ कमांडिंग काम करना शुरू करता है आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो यानी कि जो ब्रेन है हमारा, वहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करता है जो कि हमारी बॉडी में एज अ कमांडिंग हार्मोन्स काम करते हैं। उन्हीं कमांडिंग हार्मोन्स में से एक कमांडिंग हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आके आपके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और उसके बाद वो थायराइड को अपने आप में जो है एक्शन स्टार्ट करवाएगा, जिसमें वो थायराइड रिलेटेड हार्मोन्स को डेवलप करते हैं, T3 और T4 को डेवलप होना शुरू करते हैं और फर्दर ये जो है आगे जाकर के बॉडी में एक्ट करना शुरू करते हैं। तो ये पूरी एक साइक्लिक चेन है और जब बॉडी में इसका कोई इम्बैलेंस आना शुरू होता है तो वो कमांड जाती है वापस ब्रेन के पास, वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्शन शुरू होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहाँ से जो है रिलीज ऑफ हार्मोन को कम ज़्यादा करना शुरू करता है, जिसका चेन रिएक्शन नजर आता है हमें हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो यानी कि ये पूरा चेनफुल रिएक्शन है। एक चीज़ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सेकंड चीज़ हो जाके वो रिस्पॉन्स देगी और इन रिवर्स में रिएक्शन आएगा। जैसे कि आपके नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, कहीं कोई चीज़ कमांड गई, आपने कोई चीज़ को छुआ, टच किया, चोट लगी, आपने हाथ पीछे किया, इस बीच पूरा सर्कुलेशन ब्रेन तक जाकर के वहाँ से रिफ्लेक्स आता है। सेम वे हार्मोन्स भी इसी तरह से कुछ हद तक काम कर रहे हैं, बट इनका जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट होता है। इट टेक अ लॉन्गर टाइम और ये जो है ये इंस्टेंट एक्शन नहीं, ये बॉडी पे लॉन्ग टर्म एक्शन में शो करते हैं और मल्टीपल फैक्टर्स पे एक्ट करते हैं, मल्टीपल सिस्टम्स पे एक्ट करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड भी आपका उन्हीं में से एक है और ये जो है T3 और T4 के इम्बैलेंस से डेवलप होना शुरू होता है। थायराइड डिसफंक्शन के अंदर जिन दो मेजर चीज़ों का आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हम बात करें तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिनका रिजल्ट करता है हाइपरथायराइडिज्म के अंदर। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से इन एक्टिविटीज़ की बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में कमजोरी आना शुरू होती है, आपकी बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है, वेट लॉस शुरू हो जाता है। जी हाँ, तो यानी कि जैसे से आपका ये मेटाबॉलिक रेट का इम्पैक्ट बढ़ेगा, बॉडी में हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होना शुरू हो जाएगी। इतनी एनर्जी कंज्यूम होने की वजह से आपके जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, बॉडी का वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, आपकी भूख बढ़ जाएगी, बहुत फ्रिक्वेंटली आप खाएंगे, पर इसके बावजूद भी बॉडी का हेल्थ जो है वो गेन नहीं होता है, बल्कि बॉडी वेट और रिड्यूस होना और कम होना शुरू हो जाता है। बॉडी लेथार्जिक होने लग पड़ती है, वीक होने लग पड़ती है, नर्वसनेस आपको रखने लग पड़ती है, आप बेहद नर्वस रहने लग पड़ेंगे उस कंडीशन के अंदर। एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर। साथ ही साथ जल्दी थकावट होने लग पड़ती है, हार्ट रेट बढ़ने के साथ साथ आप नर्वसनेस जैसे फील कर रहे हैं, साइकिल आपका डिस्टर्ब होने लग पड़ता है। फीमेल केसेस के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है। मसल्स के अंदर हम देखते हैं वीकनेस बढ़ जाती है, ट्रेमर्स, झटके लगने लग पड़ते हैं। एडवांस केसेस में हम देखते हैं कि गले के अंदर आप देखेंगे घेंगा, इसको बोलते हैं गोइटर,
जो ग्लैंड बहुत ज़्यादा स्वेल अप कर जाता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है, जो इरिवर्सिबल हो जाता है, तो वो कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जो हम कॉमनली नोटिस करते हैं हाइपरथायराइडिज्म के अंदर। तो अगर ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो उन केसेस में जब हम फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं थ्रू अलग अलग टेस्ट एंड रिपोर्ट्स, तो उससे हमें क्लैरिफाई होता है कंडीशन किस तरह की है, उसमें किस तरह का हमें ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपोथायराइडिज्म बहुत ही कॉमन कंडीशन है। अगर हम देखें थायराइड डिस्फंक्शंस के अंदर तो काफ़ी मेजर केसेस जो हमें नज़र आते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर नज़र आते हैं। इस केस के अंदर जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लग पड़ता है, इम्बैलेंसेस डेवलप होते हैं, डिक्लाइन कर जाता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी फैट जो है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म रेट जो है उसमें चेंज हो गया, आपकी बॉडी में जो है मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ हमारा थायराइड ग्लैंड का एक्शन रहता है, और जैसे ही मेटाबॉलिज्म कम होना शुरू होता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होने की वजह से आपकी बॉडी वेट में चेंजेस आना शुरू होते हैं, आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, आपका शरीर भारा होने लग पड़ता है। साथ ही साथ हम चीज़ देखते हैं कि आपका वेट बढ़ने के साथ साथ बॉडी में आपको लेथार्जिकनेस, वीकनेस, कमजोरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक हाइपोथायराइडिज्म का एक मेजर इंपैक्ट है जो आपकी बॉडी को और ज़्यादा खराब करने लग पड़ता है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर एक और चीज़ बहुत ही कॉमन नजर आती है, वो है आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कोल्ड एंड हीट। जी हाँ, आपकी बॉडी ठंडी और गर्म चीज़ों को जल्दी नहीं अडेप्ट कर पाती है और उसकी वजह से बॉडी में इंस्टेंटली रिएक्शंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है टुवर्ड्स कोल्ड थिंग ऑल्सो एंड टुवर्ड्स हॉट। चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है आपको बहुत जल्दी इम्पैक्ट करता है, बहुत जल्दी असर डालता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म कंडीशंस के अंदर जो आपकी बालों का टेक्सचर है वो थोड़ा रफ होने लग पड़ता है, ड्राई होने लग पड़ता है। तो ये बदलाव भी शो करता है कहीं ना कहीं आपकी स्कैल्प की कंडीशन या बालों की कंडीशन देख के एक डाउट क्रिएट जरूर हो जाता है कि कहीं आपको थायराइड डिस्फंक्शंस तो नहीं है। तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि हम कॉमनली देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म केसेस के अंदर। देखिए, ये तो हो गया एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि किस तरह की कंडीशंस को हम हाइपो और हाइपर में कन्वर्ट करके बता सकते हैं। बट आमतौर पे हम अगर एनालाइज करें तो किस तरह की सिचुएशंस को हम काउंट करते हैं, किस तरह की कंडीशंस को हम इंक्लूड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम फैमिली हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आपकी फैमिली में हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म डिस्फंक्शंस की डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है तो वहाँ पे चांसेस आपके भी बढ़ जाते हैं। तो जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री को हम थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इस कंडीशन के अंदर। तो ऑब्वियसली जब हम क्लिनिकली इसको देखते हैं तो वहाँ पे हम फैमिली हिस्ट्री को इंक्लूड करना नहीं भूलते हैं। प्लस हम देखते हैं जो लेट एजेस हैं, जैसे 60+ एजेस हैं, वहाँ पे हम बहुत कॉमनली इस कंडीशन को बढ़ते हुए देखते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कंपैरेटिवली मेल्स के मुकाबले फीमेल्स का जो नंबर है वो थायराइड कंडीशंस के अंदर हम ज़्यादा देखते हैं। जी हाँ, पर इसमें एज ग्रुप का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कह सकते हम, बिकॉज ऑलमोस्ट सभी एज ग्रुप्स को ये इम्पैक्ट कर सकता है आज की डेट में। तो चाहे चाइल्डहुड हो, चाहे एडल्टहुड हो, चाहे आपका जो है ओल्ड एज हो, ये सभी एज ग्रुप पे इम्पैक्ट कर रहा है। ऐसा कोई एज स्पेसिफिक नहीं कहूँगा मैं, बट यस आफ्टर 60+ थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड फीमेल केसेस में इसका इम्पैक्ट कंपेयर टू मेल्स ज़्यादा हम देखने को मिलता है। कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको हम कंसिडर ज़रूर करते हैं थायराइड डिस्फंक्शंस को इवेलुएट करने से पहले। जैसे कि अगर आप बहुत ही कोई मेडिसिन ऐसी खा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खा रहे हैं जो कि आपकी आयोडीन की कंसंट्रेशन पे अटैक करता है। देखिए, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिनका बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स पे एक एडवर्स इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट डेवलप हो सकता है। तो अगर आप आयोडीन रिलेटेड कुछ मेडिकेशंस का इंटेक कर रहे हैं जो आपकी बॉडी के आयोडीन कंजम्पशन पे अटैक कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है, या उसकी जो कंपोजिशन है वो इस ढंग से है कि वो सडनली बहुत रेस कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी हमारे चांसेस ऑफ डेवलपिंग थायराइड बढ़ जाते हैं। प्लस अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो भी हमें कंसिडर की जाती है हमेशा थायराइड डिस्फंक्शन को देखने के लिए। एनीमिया, डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एड्रिनल इंसफिशिएंसी, ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि आपके थायराइड डिस्फंक्शन को अटैक कर सकती हैं, इनिशिएट कर सकती हैं। तो डेफिनेटली इनको हम अपने कंसिडरेशन में रखते हैं जब हम थायराइड डिस्फंक्शन के लिए इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें कि जहाँ पे आप पुरानी हिस्ट्री रही है थायराइड डिस्फंक्शन की, प्रेजेंटली नहीं है पर पुरानी हिस्ट्री रही है थायराइड डिस्फंक्शन की, तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि रीडेवलपमेंट ऑफ थायराइड बढ़ जाता है। या जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड डिस्फंक्शन रहा है तो पॉसिबिलिटी के बाद में फिर से वो रीअपियर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस को हम डेफिनेटली इवेलुएट जरूर करते हैं। अगर हिस्ट्री ऑफ कैंसर है या ट्रीटमेंट हिस्ट्री रहा है कैंसर जैसी कंडीशंस के लिए भी, तो वहाँ पे भी थायराइड डिस्फंक्शन ट्रिगर हो सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी फिजिशियन के पास जा रहे हैं तो वहाँ पे अपनी कंडीशन को, जो अपनी पास्ट हिस्ट्री है उसको प्रॉपर्ली इवेलुएट करने में ज़रूर हेल्प करें। अपनी फैमिली हिस्ट्री को इवेलुएट करने में ज़रूर हेल्प करें। कोई मेडिकेशन स्ट्रांगली अगर आप ले रहे हैं तो वो उनको ज़रूर रिवील्ड आउट करें, सो दैट वो आपको जज कर पाएँ कि आपकी कंडीशन में थायराइड डिस्फंक्शन का अटैक डेवलप हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो फर्दर उसको इवेलुएट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि थायराइड डिस्फंक्शन से जुड़े हुए टेस्ट हम किस तरह से फॉलो करेंगे।
देखिए, थायराइड डिस्फंक्शन में सबसे कॉमन जो टेस्ट हम फॉलो करते हैं वो है आपका ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट के अंदर भी हम देखते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3, T4 में बेसिकली थायराइड फंक्शन टेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो हम उसको इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा फ्री T3 और फ्री T4 को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ये आपका बेसिक टेस्ट रहता है जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन को हमें इवैल्यूएशन में हेल्प कर रहा है, बट ये कंक्लूसिव वे में हेल्प नहीं करता है, ये एज अ मॉनिटरिंग में हमें हेल्प कर रहा है। एडिशनली आप साथ में अगर थायराइड एंटीबॉडीज को चेक करवा रहे हैं, NT-TPO TGA चेक करवा रहे हैं तो हमारे लिए और बेटर हो जाता है, बिकॉज वो आपकी कंडीशन की इनहेरिट लाइन कंडीशन का कितना डेप्थ है उसको हमें एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो ये आपको फिजिशियन आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको किस तरह के ब्लड टेस्ट के लिए जाना चाहिए। उसमें आपका अकेला TFT करवाना है या साथ में जो है आपका फ्री T3 या फ्री T4 भी करवाना है या आपके थायराइड एंटीबॉडीज भी करवाने हैं, तो वो उसको हमें और क्लैरिफाई करेगा। प्लस साथ साथ कई बार हमें स्कैनिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी रहती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया या आपका MRI स्कैन हुआ, जो आपकी ग्लैंड की एग्जैक्ट सिचुएशन या उसमें मौजूद कोई चेंजेस अगर नजर आ रहे हैं तो उसको इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन पर कुछ हद तक रिलाई करते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा नहीं रहता, बिकॉज डिपेंड करता है अगर आपका ग्लैंड बहुत ज़्यादा स्वेलअप नहीं है या उसके शेप में कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है, डेफिनेटली वहाँ पे कोई नोडोसिटीज़ नहीं नज़र आ रही है अगर, तो उस केस में फिर आपको फर्दर ब्लड टेस्ट एंड स्कैनिंग पे जाना पड़ सकता है। बट कई बार हम देखते हैं कि वहाँ पे नोडोसिटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, तो वो भी एक एवरेज आपका आइडिया हमें दे देता है कि डिस्फंक्शन का इम्पैक्ट बॉडी में शुरू हो गया है या नहीं हुआ है। काफ़ी सारे पेशेंट्स ये इंक्वायर करते हैं कि थायराइड खत्म हो जाता है या थायराइड की मेडिसिन स्टॉप की जा सकती है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कंडीशन की रेगुलर मॉनिटरिंग रखना। जी हाँ, कई केसेस के अंदर मेडिसिन की जो डोजेज है उसको कम भी किया जाता है और स्टॉप भी किया जाता है, बट डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन उसको डिसकंटिन्यू हम उसके बेसिस पे कर सकते हैं, बट कभी भी मॉनिटरिंग स्टॉप नहीं की जाती है। जी, तो लॉन्ग टाइम हम उसको मेडिकेशन को ज़रूर लेते हैं और ये आपके विद द चेंज ऑफ योर रिपोर्ट्स उसमें कम भी किया जाती हैं इसकी मेडिसिन को, बट रेगुलर मॉनिटरिंग हमेशा फॉलो कीजिए। आप टाइम टाइम इसको एवरी 3 to 6 मंथ्स में ज़रूर चेक करवाइए, सो दैट पता रहे कि बॉडी के अंदर ये किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। देखिए, थायराइड एक हार्मोनल डिसबैलेंस है और हार्मोन्स की एक्टिविटी बॉडी में लगातार 12 महीने 24 घंटे चलती रहती है, और ये एंडोक्राइनोलॉजिकली एक ऐसा सिस्टम है बॉडी का जिसके बिना बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर सकती। तो ऑब्वियसली हमें इसकी मॉनिटरिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी फैक्टर इसको इम्पैक्ट करता है तो हमें उसके साइन सिम्टम्स पे खास ध्यान देना होता है, और मुझे लगता है उसमें बदलाव आ रहा है तो उसको फिर से रीचेक करके मेडिसिन को रीस्टार्ट कर देना चाहिए, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है आपने। अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म में क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हम कॉमनली देख रहे हैं कि वेट लॉस हो रहा है, मसल्स वीक हो रही हैं, स्लीप आपका डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, इरिटेबिलिटी आपकी बढ़ गई है, आपके साइकिल डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमें ग्रीन वेजिटेबल्स डाइट में अच्छे अमाउंट में लेनी है। अनाज खाइए, साबुत जो अनाज है हमारा वो ज़रूर खाइए, ब्राउन ब्रेड लीजिए, आप ऑलिव ऑयल लीजिए, लेमन लीजिए, ग्रीन जो टी है आपकी वो लीजिए, हर्बल टीज़ लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, वॉलनट खाइए, जामुन खाइए, स्ट्रॉबेरी लीजिए, इसके अलावा आप प्याज लीजिए, हरी मिर्च खाइए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं अगर आप इनको डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में काफ़ी हद तक मेटाबॉलिज्म रेट बेटर होना शुरू होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होना शुरू होता है बॉडी का, एंड बॉडी इंप्रूव करना शुरू करती है। स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए मैदा एंड प्रोसेस्ड फूड्स को, बिकॉज वो आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा, और यहाँ पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म पे काफ़ी इम्पैक्ट रहता है बिकॉज ऑफ थायराइड डिस्फंक्शन। तो हाइपरथायराइडिज्म के अंदर मैदा अवॉइड कीजिए, वाइट ब्रेड अवॉइड कीजिए, आपका स्वीट पोटैटो जिसको हम शकरकंदी बोलते हैं उसको डेफिनेटली अवॉइड कीजिए। जो आपकी बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें होती हैं, शुगरी फूड्स होते हैं जिनमें आपका पेस्ट्री, मोस्टली जो आपकी जो बेकरी आइटम्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज देखो शुगर के अंदर कैलोरी बहुत हाई अमाउंट में होती है, हाई कैलोरी काउंट की वजह से वो इम्पैक्ट आपके मेटाबॉलिज्म पे बहुत बैडली करता है। तो स्ट्रिक्टली जो आपकी शुगरी चीज़ें हैं जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा ऐड हो रही है उनको अवॉइड कीजिए। मैदे वाली चीज़ें हैं, पास्ता है आपका, आपके नूडल्स हैं, आपका वाइट ब्रेड है, इसके अलावा जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनमें आपका जो फिज़ ज़्यादा रहता है उनको आप अवॉइड कीजिए स्ट्रिक्टली। अल्कोहल इंटेक अवॉइड कीजिए, आपका कैफीन वाली चीज़ें जो है, अल्कोहल आपका कॉफ़ी हो गया, आपका टी हो गया, इनको अवॉइड कीजिए, रेड मीट को अवॉइड कीजिए। तो ये जो कॉमन चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, जो कॉमनली आप अपनी डाइट में अगर अवॉइड कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का रिकवरी रेट अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स लेवल इंप्रूव करेगा इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। मैं ये बात कर रहा हूँ, तो हाइपरथायराइडिज्म
कंडीशंस के अंदर इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए रेगुलरली, काफ़ी हेल्प मिलेगी। जबकि अब हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन के बारे में। तो हाइपोथायराइडिज्म जहाँ पे आपकी बॉडी में फुलावट आना शुरू हो जाती है, बॉडी वेट गेन होना शुरू होता है, वहाँ पे हम देखते हैं अगर आप एग ले रहे हैं, एग का स्पेशली जो यॉक वाला हिस्सा है उसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में हम देखते हैं आयोडीन है, उसके अंदर सेलेनियम मौजूद है जो आपको हेल्प करता है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो एग यॉक लीजिए, काफ़ी अच्छा है आपके लिए। फिश लीजिए, काफ़ी अच्छा है। चिकन लीजिए। वेज में अपने चाहते हैं जामुन ले सकते हैं आप संतरा खाइए। इन चीज़ों को आप डाइट में इंक्लूड कीजिए, आपको हेल्प करेगा। फ्रूट्स ज़रूर खाइए अच्छे से। टमाटर लीजिए आप अपना, मिल्क लीजिए, पनीर लीजिए, कर्ड लीजिए, दही लीजिए। सोयाबीन अवॉइड कीजिए, सोयाबीन को मैं मना करूँगा आपको लेने के लिए, तो सोयाबीन अवॉइड कीजिए। जो नॉन कैफीन वाले ड्रिंक्स हैं वो आप ले सकते हैं। कैफीन वाले ड्रिंक्स मैं आपको इसमें भी मना करूँगा, जैसे कि आपका टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, इनको अवॉइड कीजिए। आयोडाइज सॉल्ट बहुत कॉमनली अवेलेबल रहता है और ये एसेंशियली ज़रूरी भी है, तो आयोडाइज सॉल्ट को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कीजिए। विटामिन्स और मिनरल्स एंड आयरन सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, बट डेफिनेटली आपके फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के साथ लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट रहेगा उस चीज़ के अंदर। ये सब चीज़ें तो हमने हाइपोथायराइडिज्म में वो बताई जो आपने खानी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें क्या चीज़ों को हाइपोथायराइडिज्म के अंदर अवॉइड करना बेहद ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि आपकी ब्रोकली हो गई, आपका कॉलीफ्लावर हो गया, मतलब बंद गोभी, फुल गोभी, ब्रोकली, इनको आपने नहीं खाना है डाइट के अंदर, क्योंकि इनका हाई फाइबर कंटेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं ये जो है ये आपकी बॉडी में मौजूद आयोडीन कंजम्पशन को बढ़ा देती है। मेटाबॉलिज्म कंडीशन की वजह से हाई फाइबर है, मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करेगा, मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपका जो डाइजेशन है वो वीक होना शुरू होता है। और बिकॉज आपका हाइपोथायराइडिज्म है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम इन हाई फाइबर डाइट्स को रिड्यूस करने के लिए बोल देते हैं। तो कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गया, आपका फुल गोभी हो गया, बंद गोभी हो गया, इनको अपने अवॉइड करना है डाइट के अंदर, जितना हो सके मिनिमम रखिए डाइट के अंदर। साइड बाय साइड ये जरूरी है कि आप ग्लूटेन फ्री डाइट्स को ज़्यादा इंक्लूड करें। ब्रेड है, पास्ता है, चावल है, गेहूं है, जौ है, राई है, तो बेसिकली इन चीज़ों के अंदर मौजूद ग्लूटेन जो है वो आपको इम्पैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन खराब होगा और आपको मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट आएगा। तो इन चीज़ों को हम रिड्यूस करने के लिए या मॉडरेटली कम करने के लिए जो डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे आपको, ताकि इन चीज़ों के रिड्यूस की वजह से आपकी मेटाबॉलिक सिस्टम के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट डेवलप ना हो। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर भी मैं आपको चॉकलेट्स हो गए या चीज़ केक हो गया, इनको मैं मना करूँगा। रीज़न बहुत ही क्लियर है अगेन फिर से, बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ शुगर कंटेंट की वजह से जो शुगरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डेवलप करते हैं और इसलिए हम उसको स्ट्रिक्टली मना भी करते हैं। तो हाई शुगर कंटेंट को हम अवॉइड करेंगे, जितना उसको अवॉइड करेंगे उतनी जल्दी बॉडी रिकवर करेगी। पैक्ड प्रोसेस फूड्स को जितना आप रिड्यूस करेंगे उतना बेटर है, बिकॉज उसमें हाई अमाउंट ऑफ सोडियम रहता है और ये हाई अमाउंट सोडियम जो है ये आपके सिस्टम को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। देखिए, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर अंडर एक्टिव थायराइड जो है वो आपके बीपी को रेस कर देता है, चांसेस रहते हैं इस चीज़ के। और ऐसी कंडीशन में जब आप पैक्ड प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं जिसमें सोडियम कंटेंट हाई है तो वो बीपी का और शूट करेगा और आपके डिस्फंक्शन को और बढ़ाएगा, तो वो थोड़ा सा हमारे एक अलार्मिंग कंडीशन हो जाता है। तो इसलिए भी हम पैक्ड प्रोसेस्ड फूड्स को मना करते हैं ड्यूरिंग हाइपोथायराइडिज्म कंडीशंस के अंदर। आड़ू, नाशपाती, शलगम, शकरकंदी, इन चीज़ों को अपने अवॉइड करना है डाइट के अंदर। इनको जितना कम लेंगे उतना बेटर है आपके लिए। साथ ही साथ मैं फिर से बोलूँगा कि हमारे लिए जो है कैफीन इंटेक अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। कैफीन में आपके चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, उसको अवॉइड कीजिए। अल्कोहल इंटेक स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। अल्कोहल जो है आपके मेटाबॉलिज्म पे बहुत बैड एंड टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करता है, तो अल्कोहल इंटेक डेफिनेटली अवॉइड कीजिए। सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स, चाहे आपके टोफू हो गया, चाहे सोया मिल्क हो गया, चाहे आपका सोयाबीन हो गया, इनको अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये भी आपके थायराइड डिस्फंक्शंस को और ज़्यादा एलिवेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो इसलिए इनको भी आपने अवॉइड करना है डाइट के अंदर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जुड़े हुए आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। हमने इसमें डिस्क्राइब किया है आपको कि हमारे किस तरह का थायराइड फंक्शनिंग होता है, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह के डिस्फंक्शंस हम देखते हैं, उसमें किस तरह की चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में, किसको एक्सक्लूड कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको एनालाइज करते हैं, किस तरह की टेस्टिंग हम फॉलो करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके हमें पूछ सकते हैं। लाइक ज़रूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।